हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 500 MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 29 है और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी वेस्टर्न से। और इस यूनिट से आपको पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब 10 से 12 मार्क्स, राइट। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अकॉर्डिंग टू रूसो, रिटर्न टू नेचर कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड। मतलब रूसो के अनुसार नेचर में रिटर्न करना, ठीक है, कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड, मतलब पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, बाय क्रिएशन ऑफ नेचुरल सोशल कंडीशंस, या फिर ऑप्शन बी, बाय नेचुरल मेथड ऑफ एजुकेशन, या फिर ऑप्शन सी, बाय व्हेन फ्रीडम बिकम्स इक्विवेलेंट टू ओबीडियंस टू सेल्फ इम्पोज्ड लव, या फिर ऑप्शन डी, बाय फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल व्हेन रेस्ट्रिक्टेड बाय द जनरल विल। तो फ्रेंड्स, रूसो के अनुसार प्रकृति में रिटर्न करना, ठीक है, ये पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि सामान्य इच्छा द्वारा प्रतिबंधित होने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब बाय फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल व्हेन रेस्ट्रिक्टेड बाय द जनरल विल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू रूसो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द जनरल विल, राइट। और जनरल विल क्या है? जनरल विल इज द विल ऑफ द पीपल और द मैसेज where each and everyone is sovereign and where they make laws and abide by those laws themselves, right? अब देखो, according to Rousseau, return to nature is a state where the man is naturally good and noble, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लिबर्टेरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन। तो न्याय का उदारवादी लेखा इस पर आधारित है। ऑप्शन ए, जनरल वेलफेयर, या फिर ऑप्शन बी, यूनिवर्सल इक्वलिटी, या फिर ऑप्शन सी, इनवायोलेबल पर्सनहुड, या फिर ऑप्शन डी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को लिया गया है रॉबर्ट नोजिक का जो लिबरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस है वह से लिया गया है। और द लिबरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन ऑप्शन सी, इनवायोलेबल पर्सनहुड, राइट। और नोजिक का मेन थीम क्या था कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में, कि नोजिक एंडोर्स सच आर्ग्यूमेंट्स बट हिज मेन डिफेंस ऑफ लिबर्टेरियनिज्म इज द मोरल वन, राइट। और हिज व्यू बीइंग दैट व्हाट एवर इट्स प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्टेम्पोररी फेमिनिस्ट एथिक्स इज सेंसिटिव टू। तो समकालीन नारीवादी नैतिकता के प्रति संवेदनशील है। ऑप्शन ए, जेंडर बायस, या फिर ऑप्शन बी, इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन सी, जस्टिस, या फिर ऑप्शन डी, एपिस्टेमोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्टेम्पोररी फेमिनिस्ट एथिक्स है वो एक ही चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव है। वो कौन सा है? जेंडर बायस, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फेमिनिस्ट एथिक्स ऑफ केयर was the key notion in the writings of। तो जो फेमिनिस्ट एथिक्स ऑफ केयर है, ठीक है, उसका जो की नोशन है किसका राइटिंग में? ऑप्शन ए, वंदना शिवा, या फिर ऑप्शन बी, कार्ल गिलिगन, ऑप्शन सी, फ्रूड, या फिर ऑप्शन डी, यंग। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्ल गिलिगन, राइट। कार्ल गिलिगन का जो राइटिंग्स है वहाँ पर की नोशन था द फेमिनिस्ट एथिक्स ऑफ केयर का, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार्ल्स टेलर मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो चार्ल्स टेलर निम्नलिखित में से किसके बीच डिफरेंस किया है, डिस्टिंक्शन किया है? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 1, डी एंड ई ओनली, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच, या फिर ऑप्शन ए एंड बी, पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस के बीच, या फिर ऑप्शन 3, सी एंड ई, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, या फिर ऑप्शन 4, ए एंड डी, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट।
तो फ्रेंड्स चार्ल्स टेलर ने डिस्टिंक्शंस किया था पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस के अंदर। तो ऑप्शन 2 ए एंड बी ओनली ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चार्ल्स टेलर का जो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन ग्रंथ था, ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिक्स ऑफ डिग्निटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस के डिस्टिंक्शंस किया था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द व्यू दैट द लॉ इज मेड फॉर द सेक ऑफ मैन नॉट फॉर द सेक ऑफ लॉ इज अफेल्ड बाय, ये विचार कि कानून मनुष्य के लिए बना है, कानून के लिए नहीं, किसके द्वारा ये सही ठहरा जाता है? ऑप्शन ए कांट, या फिर ऑप्शन बी जैकोबी, या फिर ऑप्शन सी मैकेंजी, या फिर ऑप्शन डी स्पेंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जैकोबी, राइट। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 2 में है लॉक, रूसो, हॉब्स और जॉन रॉल्स, ठीक है, और लिस्ट 1 में है इसका ही जो कथन है वो सारे दिया हुआ है, राइट। और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने कहीं पर भी पढ़ा है तभी आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तभी हम लोग इसको अप्रोच से बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी ये 4 से मैच होगा, राइट, क्योंकि ये सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट, तो ये तो हट जाएगा। देखो ऑप्शन डी में क्या बोला था कि जस्टिस कंसिस्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट फ्री एंड रैशनल इंडिविजुअल्स वुड एग्री टू इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन परफेक्ट इक्वलिटी, राइट। तो यहाँ पर जस्टिस और इक्वलिटी ये 2 कीवर्ड है, राइट, और ये 2 कीवर्ड जॉन रॉल्स से कनेक्ट होता है, तो डी को 4 से ये तो ज़रूर होगा। अब देखो ऑप्शन ए द स्टेट ऑफ नेचर वाज वन इन व्हिच देयर वर नो एनफोर्सेबल क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो ये किसके साथ मैच होगा? ये हॉब्स के साथ मैच होगा, राइट। तो ए को 3 से मिलाओ तो देखो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, और 1 और 3 ये 2 ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, राइट। आप देखो ऑप्शन बी द स्टेट ऑफ नेचर वाज वन इन व्हिच द राइट्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेचुरल लॉ। तो ये नेचुरल लॉ की बात किसने किया है? लॉक ने किया है, राइट। तो बी को 1 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप देखो एक ही ऑप्शन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन्स आर अनवरलाइक एंड समव्हाट अनडेवलप्ड इन देयर रीजनिंग मोरालिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये किसके साथ रिलेट हो जाएगा? ये रूसो के साथ मैच हो जाएगा, राइट। तो सी को 2। सो दिस शुड बी योर अप्रोच, राइट। इसी अप्रोच के ऊपर आप लोगों को काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ए पैट्रियर्ची। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पितृसत्ता सत्य नहीं है? तो पितृसत्ता का मतलब क्या है? जहाँ पर जो मेल है मतलब पुरुष है, ठीक है, उसका ही कंट्रोल रहता है, राइट। अब देखो ऑप्शन ए पैट्रियर्ची इज कॉज्ड बाय द बायोलॉजिकल इनइक्वालिटीज बिटवीन वुमेन एंड मेन, ये तो सही है, राइट। ऑप्शन बी मेल कंट्रोल ओवर वुमेन्स सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इज अ फंडामेंटल कॉज एंड रिजल्ट ऑफ पैट्रियर्ची, ये भी सही है। और देखो ऑप्शन सी पैट्रियर्ची कॉजेज ऑपरेशंस एज ए रिजल्ट ऑफ एलिनेटिंग वुमेन फ्रॉम देयर बॉडीज, ये भी सही है। और ऑप्शन डी पैट्रियर्ची इज एसेंशियल कंडीशन फॉर वुमेन टू डिमांड देयर राइट्स एज इक्वल सिटीजन्स। तो ये ऑप्शंस पैट्रियर्ची के अकॉर्डिंग गलत है, राइट, ये सत्य नहीं है। ये बता रही है कि महिलाओं के लिए समान नागरिक के रूप में अपने अधिकारों की मांग करने के लिए पितृसत्ता आवश्यक शर्त है। ये ऑप्शंस पैट्रियर्ची के अकॉर्डिंग गलत है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द ओरिजिन ऑफ एलिनेशन इज कमोडिटी फेटिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्क्स एक्सप्लेन्स ऑफ एलिनेशन। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले
हम लोग एलिनेशन का मीनिंग क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो देखो, जो कार्ल मार्क्स का एलिनेशन है उसका अर्थ है ए स्टेट ऑफ स्ट्रेंजमेंट, रिलेशनशिप ऑफ लेबर विथ प्रोडक्शंस, राइट, और प्रोडक्ट ऑफ लेबर एलिनेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन, वर्क इज एक्सप्लॉइटेड, द मोर वेल्थ ही प्रोड्यूस द पोरर ही बिकम्स, वर्कर एलिनेटेड फ्रॉम हिज प्रोडक्ट। और एलिनेशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन 4 ways। कौन कौन सा है? तो देखो, नंबर 1, द वर्कर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, द वर्कर हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट, राइट। और नंबर 2, वर्कर एलिनेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन, ही हैज़ नो से इन देयर रिगार्ड। और नंबर 3, मैन हैज़ क्रिएटिव एबिलिटी, ही लूजेज दिस क्वालिटी। और नंबर 4, द वर्कर इज सोशली एलिनेटेड, मैन इज जज्ड बाय हिज पोजीशन, राइट। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो, ऑप्शन ए, इनएनिमेट थिंग्स मीन्स कमोडिटीज हैव ह्यूमन पावर्स, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। ऑप्शन बी, इनएनिमेट थिंग्स मतलब कमोडिटीज आर एबल टू गवर्न द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी सही है। और ऑप्शन सी, सोशल रिलेशनशिप इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन आर नॉट रिलेशनशिप्स among people but only economic relationships, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, inanimate things means commodities are incapable of governing the activity of human beings, ये ऑप्शंस गलत है। ये incapable नहीं होता है, ये capable होता है, राइट, capable of governing the activity of human beings। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following is not true of normative claims that are entitled in the theoretical framework proposed by Amartya Sen's capability approach। तो जो अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट नॉर्मेटिव क्लेम्स के अकॉर्डिंग ये सत्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो ऑप्शन ए, द फ्रीडम टू अचीव वेल बीइंग इज ऑफ प्राइमरी मोरल इम्पोर्टेंस, क्या ये ऑप्शन सही है? ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, फ्रीडम टू अचीव वेल बीइंग इज टू बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटीज़, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, पीपल्स कैपेबिलिटीज़ मीन देयर रियल अपॉर्चुनिटीज़ टू डू एंड बी व्हाट दे हैव रीजन टू वैल्यू, ये भी ऑप्शन सही है। और देखो ऑप्शन डी, द फ्रीडम टू सेल वंस प्रोड्यूस एट डिजायर्ड प्राइस इन द फ्री मार्केट, ये ऑप्शंस गलत है। क्यों? देखो, जब फ्री मार्केट में हम लोगों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं होता है कि हम लोग जैसा चाहिए वैसा ही, ठीक है, मूल्यांकन करके निर्धारित करके हम लोग कोई भी चीज़ को बेच सकते हैं, राइट। मार्केट में अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग वैल्यू निर्धारित किया है हुआ है, राइट। आप ये नहीं चाह सकते कि इसको हाई रेट में बेच दो या फिर इसको लो रेट में बेच दो, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस बाय व्हिच थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड नॉट बिलोंगिंग टू एनीवन बिकम्स एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स पर्टेन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नॉजिक। इस प्रक्रिया से दुनिया की चीज़ें किसी से संबंधित नहीं उपयुक्त वस्तुएं बनती है। रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार न्याय के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके संबंधित है? ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, या फिर ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफ़र, या फिर ऑप्शन सी ए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन रेक्टिफिकेशन, या फिर ऑप्शन डी ए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट नॉजिक का जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है वहाँ पर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को एक्सेप्ट किया है। वो कौन कौन सा है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, इन ट्रांसफ़र और इन रेक्टिफिकेशन, राइट। या फिर ऑप्शन डी ए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन डिसीजन मेकिंग, इसको तो कहीं पर भी उल्लेख ही नहीं किया है, राइट। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन, राइट। आप देखो यहाँ पर, देखो एंटाइटलमेंट थ्योरी पहला है जस्टिस इन एक्विजिशन, मतलब लेजिटिमेटली मूविंग समथिंग फ्रॉम एन अनहेल्ड स्टेट इनटू अ हेल्ड स्टेट,
राइट। अब देखो जस्टिस इन ट्रांसफ़र, मूविंग फ्रॉम वन होल्डर टू अनदर और डाइवेस्टिंग, राइट। और देखो नंबर 3 ये जस्टिस इन रेक्टिफिकेशन है, राइट। नो वन इज एंटाइटल्ड टू एनीथिंग एक्सेप्ट बाय एप्लीकेशंस 1 and 2 मीन्स जस्टिस इन एक्विजिशन एंड जस्टिस इन ट्रांसफ़र, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, one of the dominant reasons for people to enter into social contract according to Hobbes is, तो हॉब्स के अनुसार लोगों के सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करने के प्रमुख कारणों में से एक है ऑप्शन ए सेल्फ प्रिजर्वेशन, या फिर ऑप्शन बी इनर सेंस ऑफ जस्टिस, या फिर ऑप्शन सी यूनिवर्सल लव, या फिर ऑप्शन डी लव ऑफ विजडम। तो फ्रेंड्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो ओरिजिन किया है वो है हॉब्स, राइट। और उन्होंने लिवियाथन ग्रंथ में इसको इंट्रोड्यूस किया था, राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। और देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पीपल किस लिए एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन होगी, राइट, मीनिंग खुद का सुरक्षा के लिए जाना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, राइट। और यही है प्रमुख कारण सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट फेमिनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोरमोस्ट रीजन फॉर द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो समाजवादी नारीवादी के अनुसार महिलाओं के अधीनता का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए देयर फाइनेंशियल डिपेंडेंस अपॉन मेन, या फिर ऑप्शन बी देयर बायोलॉजिकल डिफरेंस फ्रॉम मेन, या फिर ऑप्शन सी लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऑप्शन डी लैक ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स समाजवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के अधीनता का सबसे प्रमुख कारण है देयर फाइनेंशियल डिपेंडेंस अपॉन मेन, राइट। महिलाओं पुरुष के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the political thinkers distinguishes between equality of opportunity and equality of respect on two elements in the idea of equality? कौन सा राजनीतिक विचारक समानता के विचारों में दो तत्व पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ रेस्पेक्ट की बीच अंतर करता है। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, या फिर ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, या फिर ऑप्शन सी बर्नार्ड विलियम्स, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स टेलर। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बर्नार्ड विलियम्स। जो इक्वलिटी का आइडिया था, ठीक है, वहाँ पर दो एलिमेंट्स था, कौन कौन सा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ रेस्पेक्ट, इन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन किया था विलियम्स ने, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, The statement female subordination is rooted in a set of customary and legal constraints that blocks women's entrance to the success in the so-called public world belongs to which of the following feminist theories? महिला अधीनता प्रथागत और कानूनी बाधाओं के एक समूह में निहित है जो तथाकथित सार्वजनिक दुनिया में महिलाओं के प्रवेश और सफलता को अवरुद्ध करती है। निम्नलिखित में से किस नारीवाद सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन ए रेडिकल फेमिनिज्म, या फिर ऑप्शन बी इको-फेमिनिज्म, या फिर ऑप्शन सी लिबरल फेमिनिज्म, या फिर ऑप्शन डी सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लिबरल फेमिनिज्म, राइट, जो लिबर्टी के ऊपर बात करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब देखो रेडिकल फेमिनिज्म क्या बोलता है कि ए वुमेन इज़ नॉट बॉर्न बट मेड। फॉर एग्जांपल सुमंदु विवियर, राइट, सुमंदु विवियर ने ये जो कोटेशन है ए वुमेन इज़ नॉट बॉर्न बट मेड, ये बोला था, ये रेडिकल फेमिनिस्ट है, राइट। और लिबरल फेमिनिज्म क्या बोलता है कि बोथ मीन एंड वुमेन आर एसेंशियली रैशनल क्रिएचर्स, राइट। और सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या बोलता है कि मीन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या बोलता है, द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स लिबरेशन इज एसेंशियली बाउंड अप विद द स्ट्रगल अगेंस्ट कैपिटलिज्म, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इन प्लेटोज रिपब्लिक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई फिलोसोफर्स शुड रूल ए सिटी। प्लेटो का रिपब्लिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है कि दार्शनिकों को एक सिटी को शासन करना चाहिए। ऑप्शन ए द हेट पोएट्री, ऑप्शन बी दे आर मिडफुल ऑफ बोथ बॉडी एंड स्पिरिट, या फिर ऑप्शन सी दे आर इजीली एबल टू कन्विंस अदर्स, या फिर ऑप्शन डी दे लव व्हाट इज रेदर देन व्हाट बिकम्स। तो फ्रेंड्स प्लेटो का जो रिपब्लिक ग्रंथ है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो फिलोसोफर्स है उसको रूल करना चाहिए एक सिटी को, क्योंकि दे लव व्हाट इज रादर देन व्हाट बिकम्स। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जस्टिस इज डैश कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए लीगल, या फिर ऑप्शन बी मोरल, या फिर ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल, या फिर ऑप्शन डी साइंटिफिक। तो फ्रेंड्स जस्टिस क्या है? जस्टिस एक लीगल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टेट विदर्स अवे इन द एंड, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स दिस। राज्य अंत में मुरझा जाता है, निम्नलिखित में से कौन इसकी वकालत करता है। ऑप्शन ए ईसाई बार्लिन, या फिर ऑप्शन बी बार्नार्ड विलियम्स, या फिर ऑप्शन सी रॉल्स, या फिर ऑप्शन डी मार्क्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मार्क्स। विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट मीन्स the time of relations which would follow from the ideals of socialism implemented, that the state will become obsolete. As a result, the society will be capable of governing itself on its own, right। अब next question देखो, which of the following is a not true will Kymlicka's view regarding multiculturalism। बहुसंस्कृतिवाद के संबंध में किमलिका के विचार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए ही एडवांसेस ए थ्योरी ऑफ मिरर रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऑप्शन बी ही सीक्स टू रिप्लेस द इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय मॉडल ऑफ ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऑप्शन सी ए ग्रुप शुड बी रिप्रेजेंटेड इन प्रोपोर्शन टू इट्स नंबर्स इन द पॉपुलेशन एट लार्ज, या फिर ऑप्शन डी द ग्रुप्स कैन नॉट रिफ्यूज द प्रोविजन ऑफ देयर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स बहुसंस्कृतिवाद में सेपरेट का कोई चीज़ नहीं होता है, राइट, इसलिए तो वो मल्टीकल्चरलिज्म है, राइट। तो देखो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, द ग्रुप्स कैन नॉट रिफ्यूज द प्रोविजन ऑफ देयर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईसाई बार्लिन एसोसिएटेड द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी चीफली विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ईसाई बार्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे जोड़ा। ऑप्शन ए क्लासिकल मार्क्सिज्म, या फिर ऑप्शन बी लेटर मार्क्सिज्म, या फिर ऑप्शन सी क्लासिकल लिबरल ट्रेडिशन, या फिर ऑप्शन डी कम्यूनिटेरियनिज्म। तो फ्रेंड्स ईसाई बार्लिन एसोसिएटेड द आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, ठीक, और नेगेटिव लिबर्टी किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है क्लासिकल लिबरल ट्रेडिशन से, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल एंड दैट गवर्नमेंट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड इन देमसेल्फ। तो निम्नलिखित में से कौन मानता है कि स्वयं प्रभुता लोगों की है और सरकार अपने आप में पूर्ण अंत नहीं है। ऑप्शन ए रूसो, या फिर ऑप्शन बी लॉक, या फिर ऑप्शन सी हॉब्स, या फिर ऑप्शन डी प्लेटो। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रूसो, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किसने कहा था कि लोकतंत्र सरकार की सबसे खराब प्रणालियों में से एक है। ऑप्शन ए रूसो, या फिर ऑप्शन बी हॉब्स, या फिर ऑप्शन सी लॉक, या फिर ऑप्शन डी मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हॉब्स। तो हॉब्स ने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है
ठीक है, वो वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु सेड दैट हिस्टोरी हैज़ अ डिफाइनेड मीनिंग फॉर इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्स्टेंट क्लास स्ट्रगल सिम्बलाइज्ड इन द कॉन्टेस्ट बिटवीन द रूलिंग एंड द ऑप्रेस्ड क्लास। किसने कहा था कि इतिहास का एक निश्चित अर्थ होता है क्योंकि इसमें एक निरंतर वर्ग संघर्ष होता है जो शासक और उत्पीड़ित वर्गों के बीच संघर्ष का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए हेगल, या फिर ऑप्शन बी रूसो, या फिर ऑप्शन सी लॉक, या फिर ऑप्शन डी मार्क्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मार्क्स। तो यहाँ पर एक कीवर्ड है जो है क्लास स्ट्रगल, राइट, ये आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which among the following views that needs to be balanced by a feminist emphasis on care for a unique individual in a specific context। निम्नलिखित में से कौन सा विचार एक विशिष्ट संदर्भों में एक अद्वितीय व्यक्ति की देखभाल पर एक नारीवादी जोर द्वारा संतुलित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए फेमिनिज्म, या फिर ऑप्शन बी फेमिनिस्ट एथिक्स, या फिर ऑप्शन सी इगैलिटेरियनिज्म, या फिर ऑप्शन डी एक्सप्रेशनिज्म। तो फ्रेंड्स फेमिनिस्ट एथिक्स नीड्स टू बी बैलेंस्ड बाय अ फेमिनिस्ट एम्फेसिस ऑन केयर फॉर अ यूनिक इंडिविजुअल इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिलोसॉफिकल डिस्कस एंड फेमिनिस्टिक थ्योरीज क्लेम्स दैट ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल थ्योरीज एंड अप्रोचेस आर। तो दार्शनिक चर्चा और नारीवादी सिद्धांतों में दावा किया गया है कि पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांत और दृष्टिकोण है ऑप्शन ए गोल सेंटर्ड, या फिर ऑप्शन बी इंडिविजुअल सेंटर्ड, या फिर ऑप्शन सी सोसाइटी सेंटर्ड, या फिर ऑप्शन डी मेल सेंटर्ड। तो फ्रेंड्स फिलोसॉफिकल डिस्कस और फेमिनिस्ट थ्योरीज में, ठीक है, दावा करता है कि जो ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल थ्योरीज था और जो अप्रोचेस थे वो सारे के सारे मेल सेंटर्ड था, राइट। वहाँ पर फीमेल सेंटर्ड और इक्वलिटी की बात नहीं हो रही थी, राइट, और सोसाइटी सेंटर्ड नहीं था, राइट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मेल सेंटर्ड, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थे तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो दार्शनिक आलोचनाएं है वो सारे के सारे मेल सेंटर्ड था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जॉन रॉल्स इन हिज बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ। तो जॉन रॉल्स ने अपने पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में किसकी समस्या का समाधान किया है। ऑप्शन ए रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, या फिर ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, या फिर ऑप्शन सी नेचुरल जस्टिस, या फिर ऑप्शन डी रिफॉर्मेटिव जस्टिस। तो फ्रेंड्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स ने, ठीक है, एड्रेस किया था एक प्रॉब्लम को, वो कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू एब्रोगेट बेसिक प्रिविलेज एंड बेसिक फ्रीडम्स फॉर दीज फ्रीडम्स आर एंटीसीडेंट टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉम्पैक्ट बिटवीन रूलर एंड सब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन ये मानता है कि सरकार को बुनियादी विशेषाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रताएं शासक और प्रजा के बीच समझौते के समापन से पहले है। तो ऑप्शन ए हॉब्स, या फिर ऑप्शन बी लॉक, या फिर ऑप्शन सी रूसो, या फिर ऑप्शन डी मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉन लॉक, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटो अबेंडन्ड हिज पॉलिटिकल करियर इन ऑर्डर टू। प्लेटो ने अपने राजनीतिक जीवन का परित्याग करने के लिए ऑप्शन ए डिवोट हिज लाइफ टू पॉलिटिक्स, या फिर ऑप्शन बी डिवोट हिज लाइफ टू सोशल सर्विस, या फिर ऑप्शन सी डिवोट हिज लाइफ टू फिलोसफी, या फिर ऑप्शन डी डिवोट हिज लाइफ टू हिज फैमिली। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने अपने राजनीतिक जीवन का परित्याग करने के लिए अपना जीवन दर्शन के लिए समर्पित करें। तो क्वेश्चन में परित्याग करने के लिए पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शंस कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स में घुसने का ही तरीका बता रहे हैं, राइट।
तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 8 सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी वेस्टर्न। उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पढ़ा है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।